बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हमारा लेक्चर नंबर 23 है इन टेक्स्ट बुक ऑफ इकोनॉमेटिक्स बाय एग्जांपल विच इज रिटन बाय गुजराती। ये हमारा चैप्टर 3 है, क्वालिटेटिव एक्सप्लेनेटिव वेरिएबल्स रिग्रेशन मॉडल्स, पार्ट 6। इन टुडे लेक्चर वी विल डिस्कस द एक्सपेंडेड सेल्स फंक्शन। बिसाइड्स सेल्स वॉल्यूम वी हैव डेटा ऑन रियल पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम एंड कंज्यूमर confidence index. Adding these variables to regression 3.10 we obtain table 3.213. यहाँ पर हम देख सकते हैं, ठीक है, इक्वेशन 3.10 में ये हमने प्रीवियस लेक्चर में एस्टिमेट किया था, ठीक है, जिसमें हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल सेल्स था, ठीक है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो था वो D2 था, D3 था और D4 था। D2 की जो डमी वेरिएबल है वो हमने D2 की जो डमी वेरिएबल है वो हमने सेकंड क्वार्टर के लिए बनाया था, ठीक है, और D3 की जो डमी वेरिएबल है वो हमने थर्ड क्वार्टर के लिए बनाया था, ठीक है, और D4 की जो डमी वेरिएबल है वो हमने फोर्थ क्वार्टर के लिए बनाया था, ठीक है। इन टुडे लेक्चर जो है वो हम टुडे लेक्चर में हम इक्वेशन 3.10 के साथ हम टू वेरिएबल जो है वो एक्सप्लेनेटिव वेरिएबल एडिशनल ऐड कर लेते हैं, ठीक है। इस इक्वेशन 3.10 के साथ हम पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम भी ऐड कर लेते हैं, ठीक है, और कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स भी हम इसके साथ जो है वो ऐड कर लेते हैं, ठीक है। इसका रिजल्ट जो है वो टेबल 3.13 में हमें जो है दिया गया है, ठीक है। The first point to note is that all the differential dummy coefficient are highly significant. The phi value being very low in each case suggested that there is seasonal factor associated with each quarter. The quantitative regressor are also highly significant and have a prior expected sign. Both have positive impact on sales volume. यहाँ पर हम देख सकते हैं, ठीक है, कि ये हमने डायरेक्टली जो है टेबल 3.13 जो है वो हमने डायरेक्टली इकोनॉमेटिक्स बाय एग्जांपल की बुक से हमने डायरेक्टली कॉपी की है, ठीक है। इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो सेल है, ठीक है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो रियल डिस्पोजेबल इनकम है, ठीक है, और कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स है, ठीक है, और D2 की डमी है, ठीक है, और D3 की डमी है और D4 डमी है, ठीक है। यहाँ पर हम देख सकते हैं, ठीक है, कि रियल पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम और कॉन्फिडेंस इंडेक्स जो है वो पॉजिटिवली इफेक्ट कर रहा है सेल्स को, ठीक है। इसकी प्रोबेबिलिटी वैल्यू को हम देख, ये भी हाईली सिग्निफिकेंट आ रहा है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी वैल्यू 5% से कम है, ठीक है। यहाँ पर हम D2, D3 और D4 के जो कोफिशिएंट है वो भी हम देख सकते हैं। D2 की कोफिशिएंट डमी जो है वो क्वार्टर 2 के लिए है, D3 की जो डमी है वो थर्ड क्वार्टर के लिए है, और D4 की जो डमी है वो फोर्थ क्वार्टर के लिए है, ठीक है। ये भी हाईली सिग्निफिकेंट आ रहा है, ठीक है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये सेल जो है वो डिफरेंट क्वार्टर में जो है डिफरेंट जो है पाया जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि टेबल 3.13 को हम एस्टिमेट कैसे करें, ठीक है। तो हम डेटा जो है डेटा 3_10 एक्सएलएस जो है वो हम यूज़ करेंगे, ठीक है। ये डेटा जो है हमने इकोनॉमेटिक्स बाय एग्जांपल की ऑफिशियल वेबसाइट्स से हमने डाउनलोड किया है, ठीक है, इन प्रीवियस लेक्चर, ठीक है। तो सबसे पहले मैं अपनी व्यूज़ पे आ गया, ठीक है। व्यूज़ को मैंने जो है वो ओपन कर लिया, ठीक है। व्यूज़ की ओपन करने के बाद मैं अपने एक्सेल फाइल में आ गया, जो हमने इकोनॉमेटिक्स बाय एग्जांपल की बुक से हमने इकोनॉमेटिक्स बाय एग्जांपल की ऑफिशियल वेबसाइट से हमने डाउनलोड किया है, ठीक है। एक्सेल फाइल में आ गया, ठीक है। एक्सेल फाइल में मुझे जो है अपना डेटा जो है, हमारा डेटा कौन सा डेटा यूज़ हुआ है, टेबल 3_1 का डेटा जो है वो यूज़ हुआ है, ठीक है। तो मैंने इसको जो है टेबल 3_1 को मैंने ओपन कर लिया, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, कि सेल्स ये वही डेटा है, सेल्स भी है और रियल पर्सन डिस्पोजेबल इनकम भी है, ठीक है, और कॉन्फिडेंस लेवल भी है, ठीक है, और D2, D3 और D4 की वेरिएबल भी है, ठीक है। यहाँ पर हम देख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एस्टिमेट करने से पहले मैं इसको जो है एक्सेल फाइल का डेटा जो है वो यूज़ में इंपोर्ट करूँगा, ठीक है। इंपोर्ट करने के लिए मैं डेटा को मैंने सेलेक्ट कर दिया इस तरह, मैंने नीचे की तरफ जो है ड्रैग कर दिया, ठीक है। ड्रैग करने के बाद मैंने यूज के ऊपर जो है ना इसको ड्रैग कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट फिनिश नो
तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, ठीक है, कि हमारा डेटा जो है वो एक्सेल फाइल से व्यूज़ में सक्सेसफुली जो है वो इंपोर्ट हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर तो नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है कि टेबल 3.13 हम एक्सपेंडेंस मॉडल ऑफ पेशेंट सेल हमने एस्टिमेट करने हैं, ठीक है। तो मैं सबसे पहले क्विक पे आ गया, इसके बाद मैं एस्टिमेट इक्वेशन पे आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, कि इस तरह एक विंडो ओपन हो गया इक्वेशन एस्टिमेशन, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे अपना डिपेंडेंट वेरिएबल लिखने है, ठीक है। तो मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो सेल्स है, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इसके बाद सी लिखने है, सी का मतलब ये है कि मुझे इंटरसेप्ट लेने हैं, ठीक है। इसके बाद मेरा पहला इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है रियल पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम है, ठीक है, रियल पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम है। इसके बाद मेरा सेकंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो कॉन्फिडेंस इंडेक्स है, कॉन्फिडेंस इंडेक्स है। और इसके बाद मेरा तीसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो D2 डमी है, ठीक है। D2 डमी जो है वो सेकंड क्वार्टर के लिए है, ठीक है। और D3 डमी है, ठीक है, और पर थर्ड क्वार्टर के लिए। और D4 डमी जो है वो पर फोर्थ क्वार्टर के लिए, ठीक है। आई रिपीट, सबसे पहले हमने अपना डिपेंडेंट वेरिएबल लिखने हैं। मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो सेल्स है, ठीक है। इसके बाद सी लिखने है, सी का मतलब है इंटरसेप्ट के लिए है कि हम मुझे इंटरसेप्ट लेना है, तो मैंने सी लगाई है, ठीक है। इसके बाद मैंने पहले अपने सारा जो है अपना इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिखे, ठीक है। तो मैंने उसको ओके कर लिया, तो हमारा एक्सपेंडेंट सेल मॉडल जो है वो सक्सेसफुली जो है वो एस्टिमेट हो चुका है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इन दोनों की रिजल्ट जो है वो सेम टू सेम है। क्यों सेम है, मैंने आपको पहले भी बताया कि इसलिए सेम है क्योंकि इकोनॉमिक्स बाय एग्जांपल ने की बुक में जो डेटा यूज़ हुआ है, ठीक है, वो हमने A to Z जो है वो हमने वही डेटा हमने यूज़ की है, ठीक है। Okay. Following the procedure laid out for deseasonalize a time series for the expanded cells function, we obtain the seasonality adjusted cells as shown in table 3.14. In figure 3.14 shows the results graphically. As you would expect, the seasonally adjusted cells figure are much smoother than the ओरिजिनल सेल्स फिगर। यहाँ पर हम देख सकते हैं, ठीक है, कि इसमें जो है सीजनलिटी पाया जाता है, ठीक है। और इसकी कोफिशिएंट जो है वो हम यहाँ पर हम देख सकते हैं, ठीक है, ये हाईली सिग्निफिकेंट आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि डेटा में जो है सीजनलिटी है, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है कि हाउ टू डिसीजनलाइज द सेल्स फंक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले जो है हमने यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने इकोनॉमिक्स बाय एग्जांपल की बुक से मैंने डायरेक्टली जो है ये टेबल 3.14 जो है वो मैंने कॉपी की है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, कि एक्सपेंडेड सेल्स फंक्शन जो है उन्होंने इसको डिसीजनलाइज यहाँ पर उन्होंने की है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फर्स्ट कॉलम में आप देखिए यहाँ पर सेल्स है, ठीक है। इसके बाद जो है पारकास्ट सेल्स उन्होंने की है, ठीक है। पारकास्ट के बाद रेजिजुअल उन्होंने मालूम की है। रेजिजुअल कैसे मालूम करते हैं, सेल्स माइनस पारकास्टेड सेल, इसके बाद रेजिजुअल निकलते हैं। और फिर जो है सीजनली एडजस्टेड सेल्स, सीजनली एडजस्टेड सेल जो है वो इस तरह निकलते हैं, ठीक है, कि रेजिजुअल के साथ जो इसकी जो एवरेज है सेल्स की, ओरिजिनल सेल जो है, एक्चुअल सेल जो है, इसकी जो एवरेज है इसकी रेजिडुअल के साथ जो है वो ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो सीजनली एडजस्टेड सेल जो है वो निकल आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, कि सीजनली एडजस्टेड सेल्स इज इक्वल टू रेजिडुअल प्लस 98.12। 98.12 जो है वो एक्चुअल सेल जो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी एवरेज है, ठीक है। अब हम जो है टेबल 3.14 को हम एक्सेल में प्रैक्टिकली जो है हम इसको कर लेते हैं, ठीक है। ओके। तो सबसे पहले मैं अपना डेटा ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं टेबल 3_1 को मैंने 3_10 को मैंने ओपन कर लिया, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस डेटा को मैंने A to Z जो है मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ, ठीक है। इस डेटा को मैंने A to Z जो है वो मैंने अलग एक्सेल स्प्रेड में मैंने कॉपी की है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे क्या करने हैं, टेबल 3.14
को एस्टिमेट करने के लिए, ठीक है, कि सेल्स फंक्शन हम कैसे डिसीजनलाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे अपना इंटरसेप्ट लिखने हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा ये मॉडल जो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मॉडल एस्टिमेटेड मॉडल जो है, इसकी इंटरसेप्ट जो है वो -152.92 है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर लिखी है, ठीक है, -152.92 यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा जो हमारा रियल पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम की जो कोफिशिएंट है, ठीक है, वो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 1.59 है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर 1.60 यहाँ पर लिखा है, ठीक है, मैंने राउंड ऑफ की है, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हैं कॉन्फिडेंस इंडेक्स की जो कोफिशिएंट है वो हमारे साथ 0.29 है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, 0.29 है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। इस तरह आप देख सकते हैं D2 की जो कोफिशिएंट है वो 15.05 है, ठीक है, और D3 की जो कोफिशिएंट है, ठीक है, वो 26.003 है, और D4 की जो कोफिशिएंट है वो 60.88 है, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, कि सबसे पहले मुझे अपना सेल्स एस्टिमेटेड सेल्स जो है वो मुझे निकालने हैं, ठीक है। यहाँ पर आप या हम इसको एस्टिमेटेड सेल्स कहते हैं, ठीक है, या हम इसको सेल्स फॉरकास्ट कहते हैं, ठीक है। सेल्स फॉरकास्ट मुझे निकालनी है, ठीक है। तो मुझे क्या करने पड़ेगी, तो सबसे पहले मैं अपना इंटरसेप्ट लिखता हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं 1.60, ठीक है, इसके बाद जो है इसकी जितनी भी रियल पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम की जो वैल्यूज़ है इसको हम सब्सिट्यूट कर लेते हैं, ठीक है। मतलब इसके साथ जो है मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, प्लस इसके बाद 0.30 मल्टीप्लाई बाय कॉन्फिडेंस इंडेक्स, ठीक है, इसकी वैल्यू भी इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। इस तरह 15.05 मल्टीप्लाई बाय D2 की जो डमी है वो भी इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। इस तरह D3 और D4, ठीक है। मतलब ये है कि ये जो यहाँ पर वेरिएबल है रियल पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम और कॉन्फिडेंस और D2 D3 और D4 की जो वैल्यूज़ है ये इस मॉडल में जो है वो सब्स्टिट्यूट हो जाएगी, तो हमारा सेल्स फॉरकास्ट जो है वो निकल आ जाएगा, ठीक है। अब मैं जो है इसको कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, कि हमारा जो रियल पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम की जो कोफिशिएंट है वो हमारे साथ 1.60 है, ठीक है। इसको मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ठीक है, इसमें कमांड लगाता हूँ इज इक्वल टू 1.60 मल्टीप्लाई बाय रियल पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे पास रियल पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। इसके बाद मैंने जो है डबल क्लिक कर दिया, ठीक है, तो ये नीचे की तरफ जो है सारा कॉलम जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया है, ठीक है। इस तरह जो है 0.30 के साथ मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ठीक है। मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ कॉन्फिडेंस इंडेक्स, ठीक है, कॉन्फिडेंस इंडेक्स ये हमारे साथ है, ठीक है। इसको मैं इंटर कर लेता हूँ, इंटर के बाद मैं इसको डबल क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है, तो ये भी इस तरह जो है सारा सीरीज जो है वो मल्टीप्लाई हो गया है, ठीक है। इस तरह 15.05 मल्टीप्लाई बाय D2 की जो डमी है, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जितनी भी वेरिएबल है, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर मैंने कमांड नहीं लगा है, सॉरी, इज इक्वल टू 15.05 मल्टीप्लाई बाय D2 की जितनी भी वेरिएबल है, ठीक है, वो हम इसके साथ जो है ऐड कर लेते हैं, ठीक है, ये सारे इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। इस तरह इज इक्वल टू 26.003 मल्टीप्लाई बाय D3 की जितनी भी वेरिएबल है वो हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। इस तरह मैंने डबल क्लिक कर लिया, ये भी नीचे की तरफ जो है वो मल्टीप्लाई हो गया है, ठीक है। इस तरह D4 की जो D4 डमी जो है इसकी जो वैल्यू है वो भी इसकी कोफिशिएंट के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं 60.88 मल्टीप्लाई बाय D4, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको मैंने इंटर कर लिया, ठीक है, और इसको मैंने डबल क्लिक कर दिया, तो ये भी हम यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारा सीरीज जो है वो मल्टीप्लाई हो गया है, ठीक है। अब हम जो है क्या करने वाले हैं, ठीक है, ये स्टेप करने वाले हैं, ठीक है। ये मैंने अलग अलग की है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं सब इसको सिंपली जो है वो मैं सम कर लेता हूँ, ठीक है, सम की कमांड में लगाता हूँ, ठीक है। पहले मैं इंटरसेप्ट ऐड कर लेता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटरसेप्ट जो है वो
152.92 है, ठीक है। इसके बाद मैं प्लस कर लेता हूँ, ठीक है। प्लस के साथ क्या है 1.60 मल्टीप्लाई बाय रियल पर्सन डिस्पोजेबल इनकम, तो ये वही यहाँ पर जनरेट हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है मैं प्लस कर लेता हूँ, ठीक है। कॉन्फिडेंस इंडेक्स 0.30, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय कॉन्फिडेंस इंडेक्स, ये मैं इसके साथ ऐड कर लेता हूँ, तो मैंने इसको ऐड कर लिया, ठीक है। इसके बाद मैं प्लस कर लेता हूँ, ठीक है। और प्लस के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, 15.05 मल्टीप्लाई बाई D2 की जितनी भी कोफिशिएंट है, ठीक है, ये मैं वेरिएबल है वो मैंने इसके साथ ऐड कर लिया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, 26.003 मल्टीप्लाई बाई D, ये भी वही कॉलम है, मैं इसके साथ ऐड कर लेता हूँ। एंड लास्टली 60.88 मल्टीप्लाई बाई D4, ये कॉलम मैं इसके साथ ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। जब मैं इसको इंटर कर लेता हूँ, ठीक है, और डबल क्लिक मैंने इसको कर लिया, ठीक है, तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, ये हमारे साथ एस्टिमेटेड सेल्स आ गई है, ठीक है, या हम इसको सेल्स फोरकास्ट भी यहाँ पर हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि रेजिडुअल हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो रेजिडुअल निकालने के लिए एक्चुअल सेल्स माइनस सेल्स फोरकास्ट या एक्चुअल सेल्स माइनस एस्टिमेटेड सेल्स, तो मैं इसको कमांड लगाता हूँ, ठीक है। कमांड के बाद मैं इज इक्वल टू मैंने लगाया, ठीक है, मैंने एक्चुअल सेल्स पे सेलेक्ट कर दिया, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। एक्चुअल सेल्स के बाद मैंने माइनस किया, ठीक है, सॉरी, माइनस के बाद मैंने आई रिपीट कि मैंने सबसे पहले एक्चुअल सेल्स को सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। इसके बाद मैंने माइनस, और इसके बाद मैंने प्रिडिक्टेड सेल्स या सेल्स फोरकास्ट या एस्टिमेटेड सेल्स को मैंने सेलेक्ट कर दिया, इसकी वो मैंने ओके कर लिया, ठीक है। तो हमारे साथ ये रेजिडुअल जो है वो निकल आए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लोग जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ टू सीजनल एडजस्टेड सेल्स हम कैसे निकालते हैं, तो ये जो रेजिडुअल है इसके साथ मैं 98.12 जो है वो मैं इसके साथ ऐड कर लेता हूँ। तो क्वेश्चन आता है कि 98.12 कहाँ से आएगा, 98.12 क्या है, तो 98.12 जो है वो जो एक्चुअल सेल्स है या हमारा, ये इसकी एवरेज है, ये इसकी अरिथमेटिक मीन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, ये हमने कमांड लगाई है एवरेज, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, ये जो है ग्रीन लाइन आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने एक्चुअल सेल जो है ये उसका हमने एवरेज निकाला है, ये एवरेज जो है निकल आया है 98.12 ये निकल आया है, ठीक है। ये मैं रेजिडुअल के साथ ऐड कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इज इक्वल टू मैं कमांड लगाता हूँ इज इक्वल टू सम, ठीक है, सम रेजिडुअल यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लस 98.12 इंटर, इसको मैंने इंटर कर दिया और मैंने डबल क्लिक लगाया, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 84.086, ठीक है, इस तरह पर फर्स्ट ऑब्जर्वेशन के लिए, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। सेकंड ऑब्जर्वेशन के लिए 84.337 यहाँ पर आप, ये हमारे साथ जो सीरीज जनरेट हो चुका है, ठीक है, ये हमारे साथ एडजस्टेड सेल्स है, ठीक है। आई रिपीट, सबसे पहले मैंने जो है डेटा जो है कॉपी की है, ठीक है, डेटा कॉपी के बाद जो हमने यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, टेबल 3.13 को जो हमने एक्सपेंडेड सेल जो हमने एस्टिमेट की है इसकी वैल्यूज हमने जो है यहाँ पर डाली है, ठीक है। इसके बाद हमने जो कोफिशिएंट आई है वो हमने वेरिएबल के साथ जो है वो मल्टीप्लाई की है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने सेल्स फोरकास्ट निकालने हैं, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। सेल्स फोरकास्ट के बाद हमने रेजिडुअल निकालने हैं, रेजिडुअल का फार्मूला है एक्चुअल सेल्स माइनस सेल्स फोरकास्ट, ठीक है। और फिर सीजनल एडजस्टेड जो है वो हमने निकालने हैं, ठीक है। तो सीजनल एडजस्टेड जो है वो कैसे जनरेट करते हैं, तो हमने रेजिडुअल के साथ एक्चुअल सेल जो है इसकी एवरेज जो है हमने ऐड कर लिया है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, मैं आपको ये दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे साथ जो एडजस्टेड सेल जो है वो सीरीज जनरेट हो चुका है, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। इन दोनों की जो रिज़ल्ट है, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, इन दोनों की जो रिज़ल्ट है, ठीक है, वो सेम टू सेम है।
कुछ माइनर जो है माइनर चेंजेस है। यहाँ पर 84.086 है और यहाँ पर 85.93 है, लेकिन ये इतना फ़र्क नहीं है, ठीक है। ये इस वजह से आई है कि क्योंकि हमने डेटा जो है वो हमने राउंड अप की है, ये वही चेंजेस जो है इस वजह से आए हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने टेबल 3.14 को हमने सक्सेसफुली जो है वो हमने एस्टिमेट की है, ठीक है। ओके, फिर हमने एक्चुअल सेल्स और प्रिडिक्टेड जो सीजनल एडजस्टेड सेल्स है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। जो हमने अभी सीजनल एडजस्टेड सेल जो है वो हमने सीरीज जनरेट की है, ठीक है। इन दोनों को अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें, ठीक है, तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। As you would expect, the seasonality adjusted sales figure are much smoother than the original sales figure। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, कि ओरिजिनल ये जो सीजनल एडजस्टेड सीरीज है या ये वही है, ठीक है। ये बहुत स्मूथर है देन एक्चुअल सेल्स। इसलिए स्मूथर है क्योंकि हमने सीजनलिटी जो है वो हमने सीजनल एडजस्टमेंट सीजनलिटी जो है वो हमने इस डेटा से जो है वो हमने निकाल लिया है, ठीक है। इस वजह से जो है ये स्मूथर है एक्चुअल सेल्स की बिस्बत, ठीक है। ए टेक्निकल नोट, वी फाउंड सीजनलिटी इन द फैशन सेल्स टाइम सीरीज। Could there be seasonality in the real personal disposable income and confidence index series? So, if so, how do we deseasonalize the latter two series? यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मतलब रियल पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम और कॉन्फिडेंस इंडेक्स, इसको हम कैसे डिसीजनलाइज करते हैं, ठीक है। एप सो हाउ डू वी डिसीजनलाइज द लेटर सीरीज, आल्सो डिसीजनलाइज द अदर टू टाइम सीरीज। दिस इज ड्यू टू वेल नोन थ्योरम इन स्टैटिस्टिक known as the Frisch-Walk theorem. This procedure will be discussed in next lecture. नेक्स्ट चैप्टर में हम इंशाल्लाह रियल पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम और कॉन्फिडेंस इंडेक्स की जो सीरीज़ है हम इसको डिसीजनलाइज करेंगे, ठीक है। मतलब इसको डिटेक्ट करेंगे कि इसमें सीजनलिटी आ रहा है कि नहीं, ठीक है। ये प्रोसीजर जो है वो हम फ्रिश-वॉक थ्योरम की हेल्प की ये जो प्रोसीजर है, ठीक है, ये हम फ्रिश-वॉक थ्योरम की हेल्प से हम करेंगे, ठीक है, इंशाल्लाह इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।